हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो अभी जनवरी में हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं सबके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आज हम इसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल वाली वीडियो भी याद से आप लोग देख लीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चन आज राइट हुए हैं और बाकी जो 51 से हमें सॉल्व करना है। बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वो वाले पार्ट मैं नहीं कंप्लीट करा रही हूँ। मैं सिर्फ सोशियोलॉजी पोर्शन आपका करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बस्तियों, घेटोस एवं शहरी संपन्नता के संदर्भ में स्थानों की कमी संपन्नता में परिवर्तन हो रही है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 है संकुलन कहलाती है, ऑप्शन 2 है ग्राम नगरीकरण कहलाती है, ऑप्शन 3 है भद्रीकरण कहलाती है या ऑप्शन 4 है ग्रामीणीकरण कहलाती है। तो बताइए, घेटोस एवं शहरी संपन्नता के कमी स्थानों की संपन्नता में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम भद्रीकरण कहेंगे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास के सिद्धांत के संबंध में जी मेडाल की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी सही है? ऑप्शन ए नहीं स्टेटमेंट दिया समृद्धि की स्वाभाविक व्यवस्था, ऑप्शन बी दिया संचयी परिवर्तन, सी है पारंपरिक समृद्धि, डी है चक्रीय कार्य कारण प्रभाव। तो इसके नीचे कोट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसकी बात जी मेडाल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 बी एंड डी, संचयी परिवर्तन के बाद जी मेडाल करते हैं और चक्रीय कार्य कारण भाव। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कब मतलब दो स्टेटमेंट दिए, कारण और प्रभाव आपको बताना है सही है या नहीं है। स्टेटमेंट जो फर्स्ट दिए, मिशेल फूको के अनुसार शक्ति और ज्ञान एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से संबंधित है। कारण इसका दिया है शक्ति का स्रोत आवश्यक रूप से ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन 1 दिया है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 दिया ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 दिया है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है और ऑप्शन 4 दिया ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 ए स्टेटमेंट तो सही है पर आर सही नहीं है, क्योंकि शक्ति का स्रोत आवश्यक रूप से ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता, ऐसा स्टेटमेंट मिशेल फूको ने नहीं दिया है। बाकी मिशेल फूको के अनुसार शक्ति और ज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पे स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, ये स्टेटमेंट सही दिया है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका मिलान का है। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य, अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य और संरचनावादी परिप्रेक्ष्य, इसको आप मिलाइए, कौन सा सही होगा बताइए। तो इसका जो प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड कौन होंगे? तो आपके आर के मंटन। ए का हमारा हो जाएगा 2। संघर्ष परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है लेविस कोजर, तो बी का हमारा हो जाएगा 3। अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है? इससे संबंधित इरविंग गॉफमैन, तो सी का हमारा हो जाएगा 1। और संरचनावादी परिप्रेक्ष्य किसका है? ये है आपका लेविस स्ट्रॉस का, तो डी का हो जाएगा हमारा 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेद का नारीवादी सिद्धांत जो महिलाओं के सकारात्मक पहलुओं की प्रशंसा करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक नारीवाद कहलाएगा, ऑप्शन 2 है उग्र नारीवाद कहलाएगा, ऑप्शन 3 है उदार नारीवाद कहलाएगा या ऑप्शन 4 है समाजवादी नारीवाद कहलाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो महिलाओं के सकारात्मक पक्षों की प्रशंसा करता है वो क्या कहलाएगा? वो सांस्कृतिक नारीवाद कहलाएगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिकता के जगरनॉट पर किसने कहा है? मतलब आधुनिकता को जगरनॉट किसने माना है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है कार्ल मैनहीम, ऑप्शन 2 है जुर्गेन हेबरमास,
ऑप्शन 3 है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन 4 है जीएच मीट। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट है एंथोनी गिडेंस की। एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विपदाओं को काल क्रमानुसार आपको लगाना है, कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी बाद में। ए है मेक्सिको की खाड़ी में बीपी ऑयल विस्फोट, बी है टोरिकियन ऑयल स्लिक, सी है चेर्नोबिल नाभिकीय विस्फोट, डी है यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड विस्फोट भोपाल। आप इसको मैच कीजिए, कौन सी पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। तो ये मेक्सिको की खाड़ी में बीपी ऑयल विस्फोट कब हुआ था? ये आपका अप्रैल 2010 में हुआ था। ठीक है, फिर है आपका टोरी कैनियन ऑयल स्लीक, इसका हुआ था मार्च 1967 में ये घटना हुई थी। ठीक है, फिर है चेर्नोबिल नाभिकीय विस्फोट, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका अप्रैल 1986 में। फिर आता है आपका यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड, ये कब हुई थी? दिसंबर 1984 में। कब हुआ था? दिसंबर 1984। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले हुआ था टेरी कैनियन ऑयल सिल्क, तो ये आ जाएगा हमारा पहला बी, फिर आएगा हमारा डी, फिर आएगा हमारा सी और फिर आएगा हमारा ए। सबसे बाद की घटना है मेक्सिको की खाड़ी में बीपी ऑयल विस्फोट। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये भी मैच का है, राइटर्स दिए गए हैं और उनके कार दिए गए हैं। जेड मोमन, डी ब्रास, यू बैग और एच ब्लूमर। तो आपको मिलान करना है कौन सा किसका है। तो जेड मोमन की है बुक लिक्विड मॉडर्निटी, तो ए का हमारा हो जाएगा 3। फिर आते हैं हमारे डी ब्रास, इनकी है दी स्प्रिंग विद इन, ये हो जाएगा बी का हमारा 1। फिर है यू बेग, इनका है रिच सोसाइटी, तो हो जाएगा हमारा सी का 4। और एच ब्लूमर, इनका है सोसाइटी एज सिंबॉलिक इंटरेक्शन, तो डी का हमारा हो जाएगा 2। देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। कहीं भी आपको कोई भी इश्यू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगी, या किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका राइटर और उनकी बुक से आया था, इसको भी आप मैच करेंगे। जूडिथ बटलर की कौन सी बुक है? एस फायरस्टोन, बेल हुक्स और बेटी फ्रीडन। मैच कीजिए। तो जूडी बटलर, इनकी बुक है जेंडर ट्रबल, तो ए का हमारा होगा 3। एस फायरस्टोन, इनकी बुक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, तो बी का हमारा होगा 4। बेल हुक्स, इनकी पुस्तक है आई टे मूवमेंट, तो सी का हमारा हो जाएगा 2। बी का है 4, सी का है 2 और बेटी फ्रीडन की है दी फेमिनाइन मिस्टेक, तो डी का हमारा हो जाएगा 1। 3 4 2 1, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनिष्ठता के रूपांतरण के मुद्दे के संबंध में लॉरेंस स्टोन ने निम्न आरोही क्रम में परिवार के चरणबद्ध मॉडल की चर्चा की है। ए दिया है घरेलू निष्ठा की काफ़ी अधिकता के साथ घनिष्ठ भावनात्मक जुड़ाव, बी दिया है परिवार एक खुले सिरे वाला निम्न स्तर वाला गैर भावुक था, सी दिया है वैवाहिक और माता पिता के प्रेम सहित संक्रमणकालीन रूप, डी दिया उपभोग के लिए तैयार भावपरक व्यक्तिवाद। तो आपको सीक्वेंस में से लगाना है किस तरीके से इन्होंने बताया है, किन्होंने? लॉरेंस स्टोन ने। तो सबसे पहले उन्होंने बताया परिवार एक खुले सिरे वाला निम्न स्तर गैर भावुक था, तो ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, फिर आता है हमारा वैवाहिक और माता पिता के प्रेम सहित संक्रमणकालीन रूप,
वैवाहिक और माता पिता के प्रेम सहित संक्रमणकालीन रूप, ये हमारा 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा हमारा घरेलू निष्ठा की काफ़ी अधिकता के साथ घनिष्ठ भावनात्मक जुड़ाव, ये हमारा 3 नंबर पे आएगा। और उपभोग के लिए तैयार भावपरक व्यक्तिवाद, ये हमारा 4 नंबर पे आएगा। तो 1 वाला बी हो गया, सी हो गया, फिर है ए हो गया और फिर है डी। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में नए पूछे जाते हैं, ये उन्हीं में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कथन कारण का है। कथन 1 दिया है, एंथोनी गिडेंस का तर्क है कि आधुनिकता एक गतिशील घटना नहीं है। कारण 2 दिया है, आधुनिकता का जगन्नाट समाज में परिवर्तन की गति को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 1 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और ऑप्शन 4 है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो आधुनिकता एक गतिशील घटना है, ये तो सभी को पता है। तो ये स्टेटमेंट पहली वाली गलत लिखी गई है यहाँ पर। और आधुनिकता को जगन्नाट समाज में परिवर्तनों की गति को बढ़ावा देता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा। ए सही नहीं है लेकिन आर स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसका कथन है कि शक्ति सामाजिक अन्योक्रिया के सभी स्तरों पर, सभी सामाजिक संस्थाओं में और सभी लोगों के माध्यम से प्रचलन करती है। ऑप्शन 1 है मिशेल फुको ने कहा है। ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन 3 का है कार्ल मार्क्स ने। और ऑप्शन 4 पे कहा है पियरे बोर्दो में। आप इसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, मैक्स वेबर ने भी शक्ति की बात की और मिशेल फुको ने भी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पर ये जो स्टेटमेंट है वो है आपकी मिशेल फुको की। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका मिलान का है। एक तरफ आपके कॉन्सेप्ट दिए हैं, दूसरी तरफ आपके उससे रिलेटेड थिंक कर दिए हैं। ट्रस्ट एंड पावर, द कल्चर इंडस्ट्री, वन डायमेंशनल सोसाइटी और हैबिटस। मिलान कीजिए किसने कौन सा दिया है। तो ट्रस्ट और पावर की बात करते हैं, थियोडोर एडोर्नो। तो ए का हमारा हो जाएगा 4। द कल्चर इंडस्ट्री, इसकी बात कौन करता है, सॉरी, ट्रस्ट एंड पावर, इसकी बात करते हैं निकोलस लुहमान। कौन करता है, निकोलस लुहान। तो ये होगा ए का हमारा हो जाएगा 3। दी कल्चर इंडस्ट्री की बात करते हैं थियोडोर एडोर्नो। तो बी का हमारा हो जाएगा 4। और वन डायमेंशनल मैन, ये किसका है, ये है हर्बर्ट मॉर्क्यूस का। तो सी का हो जाएगा हमारा 1। और हैबिटस किसकी है, ये है पियरे बोर्दो की। तो डी का हमारा हो जाएगा 2। देखिए किस ऑप्शन में 3 4 1 2। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अलगाव एक घटक नहीं है। ऑप्शन 1 है उत्पाद से अलगाव। ऑप्शन 2 है नातेदारी से अलगाव। ऑप्शन 3 है मानव क्षमता से अलगाव। और ऑप्शन 4 है साथी कामगारों से अलगाव। तो बताइए इनमें से किस अलगाव की बात कार्ल मार्क्स ने नहीं की है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, नातेदारी से अलगाव। इसकी बात कार्ल मार्क्स ने नहीं की है। बाकी उत्पाद से अलगाव, मानव क्षमता से अलगाव और साथी कामगारों से अलगाव, ये सब हो जाता है, पर नातेदारी या परिवार से अलगाव कभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुणात्मक तुलनात्मक विश्लेषण QCA शब्दों पर चर्चा की है। ऑप्शन 1 है चार्ल्स रेगिन, इनकी पुस्तक है द कंपैरेटिव मेथड। ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर, क्रिटिक ऑफ स्टेमलर। ऑप्शन 3 है AR निस्बेत, सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म। और ऑप्शन 4 है AW टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट। बताइए किसने गुणात्मक तुलनात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया है इनमें से। तो ये जो प्रयोग किया है वो किया है चार्ल्स रेगिन ने, द कंपैरेटिव मेथड, जो इनकी बुक आई थी 1987 में। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1940 में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख शहर के एक स्ट्रीट गैंग का क्लासिक निर्जातीय अध्ययन किया है। ऑप्शन 1 है ई वुल्फ। ऑप्शन 2 है H ब्लूमर। ऑप्शन 3 है विलियम F वाइट। और ऑप्शन 4 है B मेलिनवॉस्की। तो बताइए स्ट्रीट गैंग का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था।
और अगर आपको वीडियो विजिबल नहीं होगी तो वीडियो की क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा, 360 कर लीजिएगा या 720, तो आपको क्लियर विजिबल होगा वीडियो। तो ये बात करते हैं आपके विलियम एफ फुटवाइट। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक को क्रम से लगाना है। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कूर्स ऑफ साउथ इंडिया, कास्ट इन इंडिया एंड अदर रेसेस, द केसेस ऑफ द पॉटर एंड द प्रीस्ट, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। अरेंज कीजिए कौन सी बुक पहले आई थी कौन सी बाद में। तो मैं आपको इसका ईयर भी बता देती हूँ साथ में, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्स ऑफ साउथ इंडिया आई थी, ये आई थी 1952 में। कब आई थी? 1952 में। फिर आपकी पुस्तक आई है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रिसेस, ये आई है आपकी 1960 में। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक नहीं है द केस ऑफ द पॉटर एंड द प्रीस्ट, ये पुस्तक नहीं है। ये जो रिलीजन एंड इंडिया है, द कूर्स ऑफ साउथ इंडिया बुक है, इसका ये एक अध्याय है, एक चैप्टर है। तो इसका ईयर भी सेम रहेगा 1952। ये इसके अंदर एक चैप्टर दिया है। और फिर है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये पुस्तक आई थी आपकी 1966 में। अब आप इसको अरेंज कर दे सकते हैं। तो पहली पुस्तक आई, ए होगा, ए, सी, बी और डी, ये आपका अरेंज आएगा। क्योंकि पहले जो बुक आई रिलीजन एंड सोसाइटी, पर उसके अंदर एक चैप्टर है दी केस ऑफ द पॉटर एंड द प्रीस्ट, वो दूसरे नंबर पे आएगा। फिर आइए कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, फिर आइए सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो ए, सी, बी, डी, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन और कारण का है। कथन एक दिया है, उद्योग के क्षेत्रों में संघर्ष समाज के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करते हैं, वे सीमित रहते हैं। कारण दिया है, डेंडेडॉफ के अनुसार संघर्ष न केवल विनियमित किया जाता है बल्कि विलिखित भी किया जाता है। ऑप्शन 1 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और ऑप्शन 4 है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसका जो सही है ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक समाज के लिए एक नियम होते हैं, वह कानून कहता है। अन्य जिन्हें वह प्रथा कहता है, जिन्हें ब्रेनिस्लो मलिनोव्स्की ने किस प्रकार बताया है। ऑप्शन 1 है ट्रेड, ट्रेडिशन एंड टोटम। ऑप्शन 2 है कोड, कोर्ट, कांस्टेबल। ऑप्शन 3 है पुलिस, पैरोल और प्रिजन। ऑप्शन 4 है चर्च, चार्टर एंड चीफ। ये आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन होगा काफ़ी। बताइए किसकी बात करते हैं। मेलिनोव्स्की। तो इसमें इन्होंने कोड, कोर्ट एंड कांस्टेबल की बात की है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। और ये बात अपनी इन्होंने किस पुस्तक में की है मैं आपको ये भी बता देती हूँ ताकि आप लोग क्लियर रहे। क्राइम एंड कस्टम, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, इस पुस्तक में इन्होंने इसका जिक्र किया है। ये पुस्तक कब आई थी? 1962 में। 1962 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट पहला दिया है, पीटर ब्लाउ इस बात पर जोर देते हैं कि नैतिक मानक के बजाय आत्महित आत्म प्रदान की आवश्यक शर्त है। कारण इसका दिया है, पीटर ब्लाउ सामाजिक आदान प्रदान शब्द को स्वैच्छिक अन्य क्रिया तक सीमित करने को वरीयता देते हैं और इस प्रकार अंतरात्मा की मांग के परिणाम स्वरूप होने वाले कार्य को इससे बाहर रखते हैं। ऑप्शन 1 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और ऑप्शन 4 है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। पीटर ब्लाउ इस बात पर जोर देते हैं कि नैतिक मानक के बजाय आत्महित आदान प्रदान की आवश्यक शर्त है, क्योंकि पीटर ब्लाउ समाज आदान प्रदान शब्द को स्वैच्छिक अन्य क्रिया तक सीमित करने को वरीयता देते हैं। इस प्रकार अंतरात्मा की मांग के परिणाम स्वरूप होने वाले कार्य को इससे बाहर रखते हैं। पीटर ब्लाउ किससे संबंधित है? ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी है।
उससे रिलेटेड है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नगर संबंध न केवल विशिष्ट और निर्व्यक्तिक होते हैं बल्कि वे स्वार्थ पर आधारित होते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 है लुईस विट का, ऑप्शन 2 है M.S.A. राव का, ऑप्शन 3 है M. डेविस का और ऑप्शन 4 है R.E. पार्क का। तो बताइए ये किसका कहना है? ग्राम संबंध न केवल विशिष्ट और निर्व्यक्तिक होते हैं बल्कि वे स्वार्थ पर आधारित होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है लुईस विट ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। इनका नगर से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो काफ़ी पूछा जाता है, अर्बेनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। ये लुईस विट का कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका PM कोलेंडा पे पूछा गया है। भारत में कुटुंब संरचना के संदर्भ में PM कोलेंडा द्वारा कुटुंब प्रकारों के कौन से वर्गीकरण पर चर्चा की गई है? A. उपमूल कुटुंब, B है अनुपूरित स्वशाखीय कुटुंब, C है अनुपूरित उपकुल कुटुंब, D है अनुपूरित स्वशाखीय संयुक्त कुटुंब और E है भिन्न शाखीय मूल कुटुंब। तो बताइए इनमें से किस प्रकार के फैमिली की बात PM कोलेंडा के द्वारा की गई है? तो पहली तो है इनका उप मूल कुटुंब, इनकी बात इन्होंने की है। इसे हम क्या कहते हैं? सब न्यूक्लियर फैमिली। क्या कहते हैं? सब न्यूक्लियर फैमिली इंग्लिश में। इसके अंतर्गत आप क्या आएंगे? अविवाहित बच्चे, विधवा और विधुर, ये आएंगे सब न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत। फिर इन्होंने दूसरी बात की है अनुपूरित उप मूल कुटुंब की, मतलब सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली। इसे हम बोलेंगे सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली। इसके अंतर्गत इन्होंने एक या एक से अधिक तलाकशुदा की बात की है। एक हो सकते हैं या उससे अधिक हो सकते हैं। कौन? तलाकशुदा। फिर इसमें आपके अविवाहित बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है, अविवाहित बच्चे भी आ जाएंगे। फिर इसमें आएंगे विधवा भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये है सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली। और इसके बाद ये बात करते हैं अनुपूरित स्वशाखीय संयुक्त कुटुंब की। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंटेड जॉइंट फैमिली। सप्लीमेंटेड जॉइंट फैमिली। इसके बाद अंदर इन्होंने जॉइंट फैमिली की बात की है। जॉइंट फैमिली के अंदर रहने वाले अविवाहित, तलाकशुदा और विवाहित लोगों की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है आपका 2, A, C और D की बात PM कोलेंडा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द पद एंथोनी गिडेन से संबंधित नहीं है? A है स्ववियोजन, सिक्वेस्ट्रेशन, B है आधुनिकता का जगरनॉट, C है आधुनिकता की रिफ्लेक्सिविटी, D है औद्योगिक श्रमिकों के मध्य अलगाव, एलिनेशन। ऑप्शन 1 है ABC, 2 है BCD, 3 है ABD, 4 है ACD। तो बताइए किसकी बात एंथोनी गिडेंस ने की है? तो स्ववियोजन, सिक्वेस्ट्रेशन, आधुनिकता को जगरनाट भी कहा है और आधुनिकता की रिफ्लेक्सिविटी की बात भी एंथोनी गिडेंस के साथ की गई है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ABC। और इसकी बात आप करते हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी आपका मिलान का है। एक तरफ आपकी बुक्स दी हैं, दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं। द गिफ्ट, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी रिलेशन और इंडिया वर्किंग। मैच कीजिए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है।
तो ये दी गिफ्ट है, ये किसकी है? ये है आपके मार्शल मॉस की। तो ए का हमारा हो जाएगा 3। दी ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पुस्तक है आपकी कार्ल पोलैनी की। तो बी का हमारा हो जाएगा 4। फिर है प्रॉपर्टी रिलेशंस, ये पुस्तक है C.M. हॉर्न की। तो सी का हो जाएगा 1। और इंडिया वर्किंग, ये पुस्तक है बारबरा हैरिस वाइट की। तो डी का हो जाएगा हमारा 2। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? 3 4 1 2। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सोनियन ढांचे में भूमिका परिभाषा का निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सी प्रवृत्ति चर सही है? मतलब आपको बताना है जो पार्सोनियन मॉडल दिया गया था उनमें किसकी बात पार्सन्स के द्वारा की गई है? स्वउन्मुखन बनाम प्रभावी तत्वस्था, सार्वभौमवाद बनाम उपलब्धि, विशिष्टता बनाम विषणता, उपलब्धि बनाम आरोपण, प्रभाविता बनाम परंपरागत तटस्थता। ऑप्शन 1 है ए और बी, ऑप्शन 2 है बी और सी, ऑप्शन 3 है सी और डी और ऑप्शन 4 है ए और ई। तो बताइए किसकी बात पार्सन्स के द्वारा की गई है? तो इन्होंने विशिष्टता बनाम विशिष्टता और उपलब्धि बनाम आरोपण, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। केवल सी और डी की बात पार्सन्स ने की है, बाकी की बात पार्सन्स ने नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के कार्य में कौन जुड़ा है? ऑप्शन 1 है जुर्गेन हेबरमास, ऑप्शन 2 है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन 3 है जॉर्ज हर्बर्ट मीड और ऑप्शन 4 है मिशेल फूको। तो बताइए माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो आपका जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कथन कारण का दिया है। कथन ए दिया है, मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद एक अंतर्निहित रूप से अस्थिर प्रणाली है। कारण इसका दिया है कि पूंजीवादी प्रणाली के आंतरिक विरोधाभास वृद्धिशील रूप से प्रखर हो जाएंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन 4 है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो इसकी जो स्टेटमेंट दोनों दी है वो राइट दिया गया है मार्क्स के संदर्भ में। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद एक अंतर्निहित रूप से अस्थिर प्रणाली है क्योंकि पूंजीवादी प्रणाली के आंतरिक विरोधाभास वृद्धिशील रूप से प्रखर हो जाएंगे। इसमें हम लोग कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें क्योंकि जोड़ देते हैं, तो वो अगर सेंटेंस बन रहा है, सही कह रहा है, तो वो स्टेटमेंट सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू जी सुमनर के अनुसार जब लोक पद्धतियाँ जीवन दर्शन और कल्याण को जीवन नीति का रूप ले लेती हैं तब वह क्या बन जाती है? डब्ल्यू जी सुमनर के अनुसार जब लोक पद्धतियाँ सही जीवन के दर्शन और कल्याण की जीवन नीति का रूप ले लेती हैं तब वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन 1 है कानून कहलाएंगी, ऑप्शन 2 है प्रथाएं कहलाएंगी, ऑप्शन 3 है रूढ़ियाँ कहलाएंगी या ऑप्शन 4 है मूल कहलाएंगे। तो बताइए क्या कहलाएंगी? तो ये रूढ़ियाँ कहलाएंगी, मोरेज। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, मोरेज कहलाएंगी, क्योंकि ये क्या होती है अधिक ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इनका पालन व्यक्ति को करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के दार्शनिक मूल आधारों के बारे में व्यवस्थित विवरण दिया? विषयों के संकीर्ण खांचों में ज्ञान का कोष्ठीकरण नहीं करने की वकालत की है। ऑप्शन 1 है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन 2 है इरावती कर्वे, ऑप्शन 3 है रामकृष्ण मुखर्जी और ऑप्शन 4 है PC जोशी। तो बताइए ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये स्टेटमेंट है राधा कमल मुखर्जी की। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू BR अम्बेडकर के बारे में सही है? ऑप्शन 1 है वह वर्ण सुधार करना चाहते थे, ऑप्शन 2 है उन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा की और जाति का उच्छेदन करना चाहते थे, ऑप्शन 3 है उन्होंने वर्ण व्यवस्था की प्रशंसा की और ऑप्शन 4 है यह वर्ण व्यवस्था के प्रति उदासीन थे। तो बताइए अम्बेडकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, उन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा की और जाति का उच्छेदन करना चाहते थे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है मॉडल दिए गए हैं इसमें, कॉन्सेप्ट मतलब और उनके राइटर्स दिए, आपको मैच करना है। द्विअक्षीय मॉडल किसका है? बहुअक्षीय मॉडल, सार्वभौमिकरण और संकीर्णीकरण और पवित्र सम्मिश्र।
मिलान कीजिए आप लोग। तो द्विअक्षीय मॉडल है योगेंद्र सिंह का, ए का हमारा हो जाएगा 3। बहुअक्षीय मॉडल है एस सी दुबे का, तो बी का हमारा हो जाएगा 4। सार्वभौमिकरण और संकरीकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोक्लाइजेशन, ये है मैककेम मेरिट का, तो सी का हो जाएगा हमारा 1। और पवित्र समिश्र की बात करते हैं एलपी विद्यार्थी, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरविंग गॉफमैन निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के लेखक हैं? आपको बताना है इनमें से कौन सी पुस्तक इरविंग गॉफमैन की है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थ्योरी, एक्शन स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रडिक्शन एंड सोशल एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, एनकाउंटर्स। ऑप्शन 1 है ए और सी, डी 2 है बी सी डी, 3 है ए बी सी और 4 है ए बी डी। तो बताइए इनमें से इरविंग गॉफमैन की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो इरविंग गॉफमैन की पुस्तक है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन और एनकाउंटर। ये तीनों पुस्तक क्या है, इरविंग गॉफमैन की है। तो ए सी और डी, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके स्टेटमेंट का है। कथन ए दिया है आसक्तता और बाधिकता का समाजशास्त्र कलंक और छटांकन के अध्ययन से संबंधित है। कारण आर दिया है आसक्तता आंदोलन आसक्तता के ऐसे सामाजिक मॉडल के सृजन पर आधारित रहा है जो चिकित्सा मॉडल के एक प्रत्यक्ष चुनौती है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और एक की सही व्याख्या है। आसक्तता और बाधिता का समाजशास्त्र कलंक और छटांकन के अध्ययन से संबंधित है क्योंकि आसक्तता आंदोलन आवश्यकता के ऐसे सामाजिक मॉडल के सृजन पर आधारित रहा है जो चिकित्सा मॉडल के लिए एक प्रत्यक्ष चुनौती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टेटमेंट का है। इस पेपर में स्टेटमेंट काफ़ी पूछी गई है। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें स्टेटमेंट एक भी नहीं पूछी गई थी और इसमें आपका 10 से 12 केवल स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे गए। स्टेटमेंट 1 है बृहत्तर समजातियों के संबंध में ए आर देसाई का कथन है ग्रामीण परिवार शहरी परिवार की तुलना में अधिक सजातीय स्थिर और एकीकृत और आंतरिक रूप से कार्य करते हैं। कारण आर दिया है ग्रामीण परिवार के सदस्यों को जोड़ने वाले संबंध उदाहरणार्थ पति पत्नी माता पिता और बच्चे शहरी परिवार के मुकाबले अधिक मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। स्टेटमेंट ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 2 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3 है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है और 4 है ए सही नहीं है पर आर सही है। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बृहत्तर समाजशास्त्रीय समजातियों के संबंध में ए आर देसाई का कथन है ग्रामीण परिवार शहरी परिवार की तुलना में कई अधिक सजातीय स्थिर और एकीकृत आंतरिक रूप से कार्य करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ग्रामीण परिवार के सदस्यों को जोड़ने वाले संबंध उदाहरणार्थ पति पत्नी माता पिता बच्चे शहरी परिवार के मुकाबले अधिक मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि शहरों में आजकल क्या हो रहा है डिवोर्स ज़्यादा हो रहे, लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो जो गाँवों के रिश्ते होते हैं जो ग्राम में बनते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका मिलान का एक तरफ राइटर्स है दूसरी तरफ थ्योरीज है। आरी एजरा पार्क और बर्गेस की कौन सी पुस्तक है। होमर हायट आरजे जॉनस्टन और सी हैरिस। मिलान कीजिए कौन सा थ्योरी किसकी है। तो रॉबर्ट एजरा पार्क का है कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, तो है सेकेंडिस अचल सिद्धांत, ए का हमारा हो जाएगा 4। हमार हायट का है सेक्टर थ्योरी है सेक्टर सिद्धांत, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। और आरजे जॉनस्टन का है बहुकेंद्रीय मॉडल, तो सी का हमारा हो जाएगा 2। और सी हैरिस और ई उलमैन का है सामाजिक यहाँ हमारा गलत हुआ। ये जो सी है आरजे जॉनसन का ये सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण से संबंधित है। सी का हो जाएगा हमारा 1।
3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डी का हमारा हो जाएगा सी हैरिस और उलमैन का है बहुकेंद्रित मॉडल, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। 4 3 1 2, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि शहर लोगों, वस्तुओं और घटनाओं का एक संदर्भ क्रश है। ऑप्शन 1 है मैनुअल कैस्टल का स्टेटमेंट है, ऑप्शन 2 है मैन केंजी, ऑप्शन 3 है जॉर्ज सिमेल, और ऑप्शन 4 है एन सचिन। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? ये एक नया कोटेशन है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है जॉर्ज सिमेल की, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु तत्काल अपने जीवन के क्रियाकलाप से एक रूप हो जाते हैं, मनुष्य अपने जीवन क्रियाकलाप का अपनी इच्छा और अपनी चेतना की वस्तु बना देता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है इमानुएल दुर्किम, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन 4 है इरविंग गॉफमैन। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो है कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको एक तरफ विद्वान दिया है, दूसरी तरफ अध्ययन क्षेत्र दिया है, आपको मैच करना है। एलन बिलेस का अध्ययन क्षेत्र क्या था? एल ड्यूमा, एफ.जी. बैली और कैथलीन गफ। मैच कीजिए आप लोग। तो एलन बिलेस का अध्ययन क्षेत्र था नाम हल्दी मैसूर, ए का है 2। एल ड्यूमा का अध्ययन क्षेत्र है परमलाई कल्लार, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में, तो बी का हमारा हो जाएगा 4। एफ.जी. बैली का अध्ययन क्षेत्र है बिसीपारा, तो सी का हो जाएगा हमारा 1। और कैथलीन गफ का अध्ययन क्षेत्र है कुंभापेटई तंजोर, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए 2 4 1 3, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में संयुक्त परिवार के रूप में कौन कार्य करता है? ए है उच्च वर्ग, बी है वर्ग संगठनों का प्रबंधक, सी है शहरी इकोलॉजी का प्रबंधक, डी है आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक इकाई की, ई है राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रों की इकाई। तो बताइए संयुक्त परिवार के रूप में कौन सा वर्ग काम कर रहा है? तो इसमें आएगा आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों की इकाई और राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों की इकाई, ऑप्शन 4 डी और ई राइट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किर्क और मिलर 1986 के अनुसार यह निर्दिष्ट करने का प्रयास है कि कोई पद्धति विशेष किस सीमा तक निरंतर समान माप या परिमाण दर्शा सकती है, विश्वसनीय कहलाती है। ये कैसी विश्वसनीयता का कहलाएगी? ऑप्शन 1 है एककालिक, ऑप्शन 2 है कालक्रमिक, ऑप्शन 3 है अव्यवहारिक, और ऑप्शन 4 है कालसूचक। तो बताइए इसे हम क्या कहेंगे? तो ये अव्यवहारिक विश्वसनीयता कहलाती है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह औपचारिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से कतई प्रकार का कौशल और ज्ञान विशिष्ट व्यवस्था में पूर्व अभिकल्पित पाठ्यक्रम के माध्यम से समानता प्रदान किया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है एनकल्चरेशन, 2 है संस्कृताइजेशन, 3 है स्कूलिंग, और 4 है ओरिएंटेशन। आप देख सकते हैं इसमें सारे कीवर्ड जो दिए हैं हिंदी के क्वेश्चन में इंग्लिश कीवर्ड दिए हैं। एनकल्चरेशन मतलब आपका पर सशक्तिकरण होता है, संस्कृताइजेशन संस्कृतिकरण, स्कूलिंग विद्यालयीकरण, और ओरिएंटेशन उपनिवेशवाद। तो बताइए क्या कहलाएगा ये? तो ये जो कहलाएगा वह औपचारिक प्रक्रिया कौन सी होगी? वो आपकी स्कूलिंग होगी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल राइटर्स दिए हैं और उनके कॉन्सेप्ट दिए हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इमानुएल दुर्किम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और टार्गेट पार्सन्स। मैच कीजिए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, सॉरी कॉन्सेप्ट बताया है। इमानुएल दुर्किम में यांत्रिक और स्वाभाविक एकता की बात करते हैं, ए का हमारा हो जाएगा 2। कार्ल मार्क्स बात करते हैं अलगाव की, तो बी का हो जाएगा हमारा 1। और मैक्स वेबर बात करते हैं नौकरशाही की, तो सी का हो जाएगा हमारा 4। और टार्गेट पार्सन बात करते हैं सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था की, तो डी का हो जाएगा हमारा
3, कौन सा है? 2 1 4 3, कौन सा सही है? ऑप्शन 1, 2 1 4 3, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा नौकरशाही से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है तार्किकता, ऑप्शन 2 है संवेग, ऑप्शन 3 है प्रशिक्षण, ऑप्शन 4 है आदेश श्रृंखला। तो बताइए इनमें से कौन सा नौकरशाही से संबंधित नहीं है मैक्स वेबर के अनुसार? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, संवेग इससे रिलेटेड नहीं है, जबकि तार्किकता, प्रशिक्षण और आदेश श्रृंखला ये नौकरशाही से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीक्वेंस में आपको लगाना है। मीडिया के क्षेत्र में निम्नलिखित कृतियों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर जेंकिन की पुस्तक है कन्वर्जेंस कल्चर वेयर ओल्ड एंड न्यू इंडिया कोलाइड, एस कोहेन दी सोशल मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज, आर एल कीबल एंड जे मायर दी फोन हैकिंग स्कैंडल, और डी है बी ए मैकेबल एंड जी एम मार्टिन, इनकी पुस्तक है स्कूल वायलेंस द मीडिया एंड क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्सेस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो ये भी एक न्यू क्वेश्चन है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसका ईयर आपको पता होना जरूरी है। तो ये एस कोहन की जो पुस्तक है दी सोशल मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज़, ये पुस्तक आई है 1972 में। कब आई है? 1972 में। फिर आर जेंकिन की पुस्तक है कन्वर्जेंस कल्चर, ये पुस्तक आई है 2006 में। फिर नेक्स्ट पुस्तक आपकी है आर एल कीबल एंड जे मेयर की दी फोन हैकिंग स्कैंडल, ये पुस्तक आपकी आई है 2011 में। ठीक है, और फिर यह पुस्तक बी ए मैकमेंडल और जी एम मार्टिन की स्कूल वायलेंस दी मीडिया एंड क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्सेस, ये पुस्तक आई है आपकी 2001 में। इसके हिसाब से आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा डी, और फिर आएगा आपका ए, और फिर आएगा आपका सी, बी डी ए सी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ये भी एक न्यू क्वेश्चन है, पेपर में अगर आपका गलत भी हो गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में 15 से 20 ऐसे पूछे ही जाते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरे के निम्नलिखित पुस्तकें लिखी है जिनके प्रकाशन के सही कार्यक्रम की पहचान कीजिए। आपको इसको भी क्रम से लगाना है ईयर के अकॉर्डिंग। इंडियन साधुस, आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, गॉड्स एंड मैन। तो अरेंज कीजिए कौन सी पुस्तक पहले आई है कौन सी बात में। तो जो इंडियन साधुस पुस्तक है इनकी, ये आई है आपकी 1953 में, 1953 में। फिर आपकी पुस्तक है आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस, ये आई है आपकी 1977 में। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये पुस्तक आई है 1962 में। फिर आई है गॉड्स एंड मैन, ये आई है 1932 में। तो सबसे पहली पुस्तक है इनकी डी। नहीं, वेट, जो ये पहली पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये आई है 1932 में। ठीक है, फिर आपकी आई है गॉड्स एंड मैन, ये पुस्तक आई है 1962 में। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अरेंज कीजिए। तो पहला होगा हमारा सी, फिर होगा हमारा ए, फिर हमारा होगा डी, और फिर होगा हमारा बी, CADB। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायस्पोरा प्रसार विश्व भर में लोगों के बिखराव के रूप में दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए सामान्य जाति समूह के सदस्यों के साथ एकात्मक अभाव को, बी है देश त्यागी समुदाय का उद्भव, सी है बृहत्तर सांस्कृतिक संकटता को, डी है विदेशी क्षेत्रों में पूर्ण असमर्थता को। ऑप्शन ए है केवल ए और बी, ऑप्शन 2 है बी और सी, ऑप्शन 3 है सी और डी, और ऑप्शन 4 है ए और डी। तो बताइए इसका कौन सा सही होगा? तो ये डायस्पोरा क्या चीज़ को दर्शाता है? देश त्यागी समुदायों के उद्भव को और बृहत्तर सांस्कृतिक संकट को, बी और सी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने द्विभाजित चेतना बाइफरकेटेड कॉन्शियसनेस की संकल्पना प्रतिपादित की है? ऑप्शन 1 है जूडिथ बटलर, ऑप्शन 2 पेट्रिशिया हिल कोलिंस,
ऑप्शन 3 है डोरोथी ई स्मिथ और ऑप्शन 4 है जेसी बर्नार्ड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाइफर्केटेड कंसेशन की बात कौन करता है, तो ये करती है डोरोथी ई स्मिथ। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सीक्वेंस में लगाना है आपको। भारत में निम्नलिखित पर्यावरणीय आंदोलनों का काल क्रमानुसार लगाइए। बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, दी साइलेंट वैली आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये बिश्नोई आंदोलन जो हुआ था वो आपका 1700 से 1730 के बीच आसपास हुआ था। देन चिपको आंदोलन आपका हुआ था 1973 में। साइलेंट वैली आंदोलन का हुआ था 1977 या 78 के आसपास हुआ था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था 1985 में। इस अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में ही है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने शक्ति को ऐसी संभावता जिसमें किसी सामाजिक संबंध के एक कर्ता द्वारा प्रतिरोध के बावजूद अपनी स्वयं की इच्छा को उस संभावता के आधारित होने के मूल पर विचार किए बिना लागू करने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये परिभाषा किसकी है। ऑप्शन 1 है टॉलकट पार्सन की, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 है इमानुएल दुर्कीम और ऑप्शन 4 है RK मर्टन। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है आपके मैक्स वेबर की। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग कल जरूर से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। या आपका UGC नेट में अगर आपने अभी जनवरी में एग्ज़ाम दिया है तो बताइएगा कितने नंबर आपके सही हैं, कितने नंबर आ रहे, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं सोशियोलॉजी के। ये भी आपका लेखक है और उनकी बुक है एडविन गॉफमैन, मिशेल फूको, जुर्गेन हेबरमास और RK मर्टन। मैच कीजिए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो एडविन गॉफमैन की पुस्तक है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ए का हमारा हो जाएगा 3। मिशेल फूको की पुस्तक है डिसिप्लिन एंड पनिश, तो B का हो जाएगा हमारा 4। जुर्गेन हेबरमास की पुस्तक है दी सोशल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, C का हमारा हो जाएगा 1। और RK मर्टन की पुस्तक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, तो D का हो जाएगा हमारा 2। कौन सा ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर थोड़ी सी भी वीडियो ये आपकी हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।